को लेकर, उसी पर विस्तार से बातचीत होगी। सेशन में स्वास्थ्य संस्थाओं के तमाम गणमान्य हमारे बीच में मौजूद हैं। खास मेहमानों को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, उससे पहले मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह से दरख्वास्त करूंगी कि मंच पर आए। जोरदार तालियां एक बार सर के लिए हो जाए। सत्र का संचालन करेंगे हमारे बीच में राम मनोहर लोहिया की डायरेक्टर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। जोरदार तालियां मैम के लिए। मंच पर मैम प्लीज आइए। डॉक्टर दीपा त्यागी जी हमारे बीच में हैं, लोक बंधु डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। जोरदार तालियां एक बार डॉक्टर दीपा के लिए भी हो जाएं। मैम आप भी मंच पर आइए। सिविल हॉस्पिटल के एक्स डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष चंद्र सुंदरयाल साहब भी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियां सर आपके लिए। एक बार आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी मंच पर आ जाइए। थोड़ी ही देर में ये हमारे बीच में होंगे। इसके अलावा लोक बंधु अस्पताल की तरफ से डॉक्टर अमिता यादव सीएमएस है। मैम आपका भी बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां डॉक्टर अमिता यादव के लिए। मैम प्लीज मंच पर आइए। ओवर टू यू अतुल जी। शुक्रिया रंजना। मैं आप इधर आ जाऊं। चलिए तो इस सत्र की हम शुरुआत करते हैं और विषय हमारा यही है कि कोरोना में हर एक क्षेत्र में किस तरीके का असर पड़ा और उससे जुड़े हुए जो दिग्गज हैं, जिन पर जिम्मेदारी अहम है, उन लोगों ने उस चुनौती को कैसे स्वीकार किया, कैसे फिर उससे पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लड़ाई बड़ी लंबी है और मैं चाहूंगा कुछ लोग जरा इस बात का ख्याल रखें कि ठीक कैमरे के सामने ना खड़े रहें, वरना सिर्फ वहीं दिखेंगे टीवी पे, बाकी मेहमान नजर नहीं आएंगे। इस बात का खास ख्याल रखा जाए आगे से भी। बहुत शुक्रिया मैम आप सभी लोगों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। डायरेक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से आप, एक लंबा अनुभव आप लोगों का, लेकिन कोरोना ने सारे अनुभवों को तोड़कर रख दिया, क्योंकि इसका अनुभव किसी को नहीं था। मैं चाहूंगा आप माइक ले लें मैम, और इस दर्द भरे समय में क्या आपने किया, कैसे लड़ाई लड़ी और कितनी भूमिका रही, कितनी चुनौती रही? जी जी बोले। Thank you for inviting me to जी। this conclave today. और I would like to congratulate the India News कि ये इतना बड़ा और महत्वपूर्ण conclave organize करा है। जी। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में there is a 200 bed hospital जिसे कहते हैं आरपीजी हॉस्पिटल, राजेंद्र प्रसाद हॉस्पिटल, जी। मैटरनल एंड पीडियाट्रिक रेफरल हॉस्पिटल। ये शहीद पथ पे है। इसको कन्वर्ट करा गया है इनटू अ कोविड हॉस्पिटल। जी। एंड इसमें जो 200 बेड्स हैं उसमें 150 बेड्स आईसीयू और एचडीयू ग्रेड के हैं। जी। एंड 50 बेड्स जो हैं वो आइसोलेशन बेड्स हैं। तो जो आईसीयू एंड एचडीयू बेड्स होते हैं जी। इनमें आपको जैसे मालूम होगा कि सारी सुविधा होती है, सेंट्रल गैस कनेक्शन होता है, बिल्कुल, ऑक्सीजन होता है, सक्शन एयर होती है अगर वेंटिलेटर्स लगाने की जरूरत पड़े, और साथ साथ इन बेड्स में एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जी। आप पूरे पेशेंट को थ्रू आउट 24 आवर्स मॉनिटर कर सकते हैं। तो ऐसे 150 बेड्स हैं जिसमें से 50 बेड्स जो हैं वो एचडीयू आईसीयू पीडियाट्रिक ग्रेड के हैं। बिकॉज एक भय है कि थर्ड वेव में पीडियाट्रिक पेशेंट्स काफी आएंगे, बच्चे ज्यादा आ सकते हैं। मतलब पहले एक आशंका है, इसलिए हम तैयारी करके बैठे। तैयारी करी हुई है। तो ऐसे बेड्स हैं 50 जिसमें बच्चों को आईसीयू एचडीयू ग्रेड केयर दे सकते हैं जी। और 50 जैसे मैंने बताया आइसोलेशन रूम्स हैं, आइसोलेशन बेड्स हैं। क्या रिपीट करें? नहीं आप कंटिन्यू। अच्छा, सो 50 काफी कुछ ऐसे समझ में बेड्स, आ गया है टेलीविजन पर, फिर से दोबारा देखिएगा आप। ये जो मैं बता रही हूँ वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जो सेटअप है फॉर द कोविड पेशेंट्स। वहाँ पर एक 200 बेड हॉस्पिटल है जिसे आरपीजी कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद हॉस्पिटल है, मैटरनल एंड पीडियाट्रिक रेफरल, उसको कन्वर्ट करा है इनटू अ कोविड हॉस्पिटल। दिस इज, ये शहीद पथ पे है। इसमें 200 बेड्स में से 150 बेड्स आईसीयू एचडीयू ग्रेड के हैं। आईसीयू एचडीयू ग्रेड मतलब कि इनमें आप सेंट्रल गैस कनेक्शन है, सक्शन एयर है, कंप्रेस्ड एयर है,
सो दे इन बेड्स पे पेशेंट्स को वेंटिलेटरी केयर, बाईपैप मास्क, हाई फ्लो नेजल कैन्युलास कुछ भी दे सकते हैं, सारी इसमें ठीक है, लेकिन प्राविधान लेकिन है। सोनिया जी, मैं एक सवाल फिर आपसे लूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, इसका थोड़ा संक्षेप में जवाब चाहूंगा। ये तैयारी सेकेंड वेव के बाद आप लोगों ने की है, डेवलपमेंट और बढ़ाया है, या फिर ये पहले से था आपके यहाँ? और ये सिर्फ आपके यहाँ पर है, या जो हमने सेकेंड वेव में देखा हो, खासतौर से लखनऊ या फिर कहें कि तमाम जगहों की तस्वीरें, वहां पर एक आदेश आया या आप लोगों को भी लगा कि हाँ इसकी जरूरत है, तैयारी अभी से शुरू कर दो? सो इसमें तैयारी तो पहले से थी, सेकेंड जी। वेव में भी थी। ओनली थिंग हमने जो 50 बेड्स और ऐड करे हैं बच्चों के आईसीयू एचडीयू केयर के लिए। अच्छा। जैसे हमने बताया है कि एक भय है जो थर्ड वेव आएगी, इसमें बच्चे बढ़ सकते हैं जी, इन जी। कंपैरिजन टू द फर्स्ट एंड सेकेंड वेव। सो इसलिए इसमें 50 बेड्स Add on किए गए। हाँ, पीडियाट्रिक आईसीयू, न्यूनेटल आईसीयू, इस लेवल के 50 बेड्स और ऐड करे हैं ठीक है। टू गियर अप टू चिल्ड्रन हु मे बी वेरी सिक ड्यूरिंग द थर्ड। देखिए, बड़ी अच्छी भूमिका है और आगे के लिए तैयारी है, क्योंकि हमने बहुत कुछ खोया खासतौर से सेकेंड वेव में, उसको फिर से दोहराया ना जा सके, क्योंकि वेरिएंट लगातार अभी भी बढ़ रहा है और उसमें आशंका भी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर दीपा त्यागी डायरेक्टर हैं लोक बंधु से, क्या भूमिका मैडम आपकी रही? अभी माइक ले लें और मास्क आप भी निकाल दें ताकि समझ में आए भाई साहब को। लोकबंधु राजनारायण हॉस्पिटल प्योरली 300 बेडेड कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। जी। हमारे पास 80 बेड हैं, जो कि हमने खास तौर से आईसीयू एंड एचडीयू फैसिलिटी अवेलेबल कराई है। हमारे पास भी ऑक्सीजन जनरेटर है 960 एलपीएम क्षमता का, और इसके अलावा हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स से ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। अबाउट 80 बेड्स आईसीयू फैसिलिटी एंड 120 बेड्स आइसोलेशन बेड्स हैं हमारे पास, जहां ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। और बाकी के 100 बेड्स हैं जो माइल्ड पेशेंट्स होते हैं, जिनको डर होता है, घर से कहते हैं हमें एडमिशन कर लीजिए, उनके लिए हैं, जिससे उन्हें निगरानी में रखा जा सके। ये सब सुविधाएं हम लोग कर चुके हैं अरेंज, उसकी ड्रिल भी कर चुके हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया है। फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। लेकिन तो लेकिन अच्छा अगर होगा। अगर अगर उसमें जरूरत पर- मान लीजिए खुदा ना खास्ता पड़ जाती पर है हम दीपा जी, इमरजेंसी के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार हैं। और उसमें क्या खास ऐसा है जिससे एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी आपकी इस अपील को कहे कि हाँ अगर सब मुझे कुछ- जरूरत पड़ी तो मैं वहां पर पहुंचूं? सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत साफ सफाई, बहुत अच्छा ऐसा व्यू है हॉस्पिटल का कि वहाँ अगर बच्चों को आना पड़ा जी। या बड़ों को भी, तो उन्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो हॉस्पिटल में है। वो इतना अच्छा हम लोगों ने एक वातावरण तैयार किया है कि वहाँ बच्चों के खेलने की व्यवस्था है, खिलौने हैं, बच्चों के साथ एक उनकी फैमिली मेंबर को हम मतलब अस्पताल पूरी में घर सुविधाओं जैसा के साथ माहौल। अलाउ करेंगे। हाँ। यस, बच्चों को ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम हॉस्पिटल में हैं। घर जैसा माहौल। घर जैसा माहौल, और उनके गार्जियन को पूरी सावधानी के साथ हम अलाउ भी करेंगे अंदर। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है भाई, तालियां कम से कम इस पर बजनी चाहिए। हो सकता है कुछ आपको नीरस सा लगे, लेकिन डॉक्टरों के जीवन में रस नहीं होता है, वो हमारे जीवन में रस भरते हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। डॉक्टर अमिता यादव मैम, आप सीएमएस भी हैं लोक बंधु हॉस्पिटल, और आप पर प्रशासनिक भी एक जिम्मेदारी बन जाती है। अस्पताल, डॉक्टर के साथ एक और प्रशासनिक जिम्मेदारी, कैसे भूमिका है आप लोग निभा रही हैं और कितनी बड़ी चुनौती अभी भी आप देख रही हैं, जैसा खुद कह रही थी इसके पहले डॉक्टर सोनिया नित्यानंद, और जो आशंका डॉक्टर दीपा त्यागी भी जाहिर कर रही हैं? प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ साथ में पेशेंट की केयर भी उतनी ही अच्छी बिल्कुल। हो। वो सब जिम्मेदारी हम लोग जितने भी, मैं हूँ, डॉक्टर दीपा त्यागी हैं, डॉक्टर एस त्रिपाठी हैं, हम तीनों लोग मिलके जी। हॉस्पिटल की पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालते हैं, और हर एक पेशेंट प्रॉपरली अटेंड हो, उसकी कोई भी कंप्लेंट होती है, उसको कोई भी परेशानी होती, वो टाइमली सब रिमूव हो जाए, और पेशेंट कंफर्टेबल माहौल में किसी भी बिना किसी परेशानी के अपना ट्रीटमेंट करा के चला जाए। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग मिलके शेयर करते हैं और बखूबी निभा रहे हैं अभी। इसमें एक बहुत बेसिक सी चीज आती है जो हम लोग महसूस करते हैं, और कई जगहों पर हमने देखा है कि इसको अगर किया गया तो उसके सकारात्मक परिणाम निकले। एक चेन ऐसी बने अलग अलग हॉस्पिटल की आपस में, जी।
एक होता है सरकारी तंत्र, एक होता है गैर सरकारी तंत्र। जी। वहां पर अगर उस चेन को हम कनेक्ट करके देखें जी। तो शायद सेकेंड वेव में जो झटका हमने खाया कि एक हॉस्पिटल भागे वहां ये मिला नहीं, जी। दूसरे में था उसकी जानकारी मिली नहीं, और तब तक वो मिला नहीं जिसके लिए वो चाहिए था। सर, वो चेन आप लोग डेवलप कर पाए? सर सेकेंड वेव में जो हमारा ये सेंटर बना हुआ था, जहाँ से पेशेंट्स हमको भेजे जाते थे, कमांड सेंटर, जी। इन्होंने ये चेन बनाने का सिस्टम बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया था। ये पहले से कंफर्म कर लेते थे कि हॉस्पिटल में कितने बेड्स खाली हैं, जी। और हम उनको अपना कंफर्मेशन दे देते कि हमारे पास भेज दीजिए, हमारे पास बेड्स खाली हैं। सेकेंड वेव में कुछ इस तरह की एक साथ इतने सब पेशेंट्स आ गए कि सभी जगह ये प्रॉब्लम हो गई कि किसी भी हॉस्पिटल में बेड्स की अवेलेबिलिटी मुश्किल हो रही थी। उसमें भी हम लोगों ने ये सिस्टम निकाला था कि हमारा ट्राइजिंग एरिया जो था, कोई भी आता था बिना किसी बेड की अवेलेबिलिटी के, हम प्राइमरी ट्रीटमेंट पूरा उसको दे के, और अगर आईसीयू में जगह होती थी शिफ्ट करते थे, अदरवाइज हम दूसरे हॉस्पिटल से उन्हीं कमांड सेंटर को बताते थे जी। कि और कोई हॉस्पिटल अगर और कहीं पे अवेलेबल हो तो उस वहां से भी हम शिफ्ट कर सकते थे। यानी ये आप लोगों ने काम शुरू कर दिया था जी, ऑलरेडी, already और उससे second- उससे कुछ फायदा भी मिला। बहुत फायदा मिला, और जब कंफर्म हो जाता था बेड्स अवेलेबल है, तभी पेशेंट शिफ्ट ठीक है। डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी, जैसा आपने खुद आशंका भी जाहिर की है, और आपकी उस आशंका को आपके चेहरे के भाव से अगर मैं समझूं तो बड़ी गंभीर बात है। आप उसको बहुत चिंतित होके मनन करते हुए बोल रही हैं। मौजूदा परिस्थितियों में अगर वो आशंका बरकरार है, लखनऊ, मोहनलालगंज, ये पूरा हिस्सा कितना उसके लिए तैयार है? आप लोगों को हॉस्पिटल और आप लोगों की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाएगी फिर? क्योंकि डर है, और डर के बीच में जिम्मेदारी बढ़ी है। सवाल यही था कि अब जो आप लोगों की तैयारी है आगे की, उसमें वो तैयारी हम किस स्तर पर देखें? क्योंकि जो सेकेंड वेव में थी उसमें तैयारियां ध्वस्त हो गई थी, एकदम एक झटके में ध्वस्त हो गई थी। अब अगर हम उस लेवल की बात, जैसा आप कह रहे हैं, मैम कह रही हैं कि हमने वो तैयारी की है, क्या 50 बेड, 100 बेड आंकड़े ठीक हैं कि हो सकता है एक हॉस्पिटल में 50 या अपने आप में उसके लिए भी कम ना हो, लेकिन आम पब्लिक के हिसाब से देखें तो बड़े कम नजर आते हैं। उस लेवल की तैयारी कैसे हो पाएगी? आई थिंक इस बारी तैयारी ज़्यादा मजबूत है, बिकॉज नॉट ओनली जो मेजर हॉस्पिटल्स या इंस्टीट्यूट्स हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें तैयारी है, उसके अलावा मेनी अदर हॉस्पिटल्स में यूपी गवर्नमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तैयारी की है। और ये तैयारी लास्ट 3 से 4 महीने या इवन बियॉन्ड दैट से चल रही है। जी। ये जून जुलाई से तो चली रही है, बिकॉज हम लोग भी इन्वॉल्व हैं ट्रेनिंग सेशंस में, जहाँ पे पूरे प्रदेश की नर्सेस को एंड टेक्निकल स्टाफ को, जो आईसीयू टेक्नीशियंस हैं और जो नर्सेस हैं, उनकी ट्रेनिंग, जो मेजर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे पीजीआई है, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट है, जी। किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वी बीन ऑल आस्क्ड टू डू द ट्रेनिंग ऑफ द मैन पावर जो पूरे उत्तर प्रदेश की है। यानी तो- ये जो जितनी आपने, जैसे राम मनोहर लोहिया खुद आप उसको प्रेजेंट कर रही हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को आपने कहा बहुत नामी गिरामी है, इन तमाम लोगों को अगर हम देखें तो क्या ये एक प्लेटफॉर्म पर है गवर्नमेंट के साथ मिलकर? या सबको अलग अलग ड्यूटीज असाइन। सी, कोऑर्डिनेशन इज बीइंग डन बाय द डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन, डीजीएमई इज डूइंग द कोऑर्डिनेशन। जी। हर इंस्टीट्यूट को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं ट्रेनिंग के लिए, जी। और टू हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द कोविड फैसिलिटीज ऑल ओवर द स्टेट ऑफ यूपी। सो मुझे जो उम्मीद है कि इस बारी जो क्राइसिस फेस करी है सेकेंड वेव में, जी। वो नहीं होगी। जैसे अभी मैम ने बताया है कि सभी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स दिए गए हैं, जी। डीआरडीओ ने दिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए हैं, पीएम केयर से आए हैं, लोक बंधु में भी दिया गया है। तो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए गए हैं, जी। बेड्स की फैसिलिटी क्रिएट करी गई, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग ऑफ पैरामेडिकल मैन पावर हैज बीन वेरी थॉरली कंडक्टेड टू मीट द थर्ड वेव। जैसे मैंने बताया है कि लगता है कि बच्चों में अच्छा खासा केसेस आएंगे बच्चों के, तो स्पेशली नर्सेस को पीडियाट्रिक केयर के लिए ट्रेन किया गया।
उसके कोविड एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है और उसके साथ एक होता है कि आप उनको वो सुविधाएं भी दें। इक्विपमेंट्स की बात है, मेडिसिन की बात है, तो क्या उन सेंटर्स पर ये चीजें भी पहुंचनी शुरू हो गई हैं? या हम देखें कि सिर्फ लखनऊ तक ही सीमित है? नहीं नहीं, उन सेंटर्स में भी पॉसिबल हुई, पहुंची है। बिकॉज एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है जिसमें लिखा गया है कि 20 आईसीयू बेड्स होने चाहिए पीडियाट्रिक के, उनके लिए ये सुविधाएं होनी चाहिए, फंड्स दिए गए हैं और वो प्रोक्योर करके वहाँ पे सामान स्टेशन करा गया है। सो इन चीज़ों को, सुविधाओं को देख के, मैन पावर को देख के जो उम्मीद है कि थर्ड वेव विल बी डेल्ट इन अ बेटर मैनर। ठीक है, ये अगर इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट जी that because of the emphasis on the vaccination program, I think a large sector of the population is getting immunized. So जैसे उम्मीद था ना कि अगस्त ये एक अच्छा, जैसा जिसकी हम अपील प्रधानमंत्री करते रहे, मुख्यमंत्री करते रहे, बहुत सारे लोग आप जैसे लोग करते रहे, लोगों ने उसको समझा, माना, तो उससे एक पॉजिटिव साइन हमारे सामने है। इम्यूनिटी भी, हर्ड इम्यूनिटी भी काफी डेवलप हो गई है। जैसे कि आप खुद ही देखिए कि पहले ट्रैजेक्टरीज कहती थी कि अगस्त सितंबर में थर्ड वेव आएगा। जी जी जी, अभी तक तो इतना कोई फिलहाल अभी नहीं है। So I think that's because of the impact of the excellent vaccination program which is being, orchestrated by the government, जी। the government and the government of India. चलिए, ये अच्छी बात है। डॉक्टर दीपा त्यागी, यहाँ पर एक सवाल ये भी आ जाता है, जैसा You'll have to excuse me. ओके, डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी को चूंकि जाना था, हमारे साथ इतने ही समय के लिए थी। बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ शामिल होने के लिए चर्चा में। थैंक यू मैम। प्लीज गो, प्लीज आप जा सकते हैं मैम, आप यहां आ जाए। डॉक्टर दीपा त्यागी जी, सवाल इस बात का है, जैसा मैम ने भी कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा। पहले कमेंट में उन्होंने कहा कि आशंका है, लेकिन दूसरे कमेंट में उन्होंने कहा कि हाँ, एक उम्मीद की किरण भी जगी है। यहां पर एक चीज हो जाती है जो कि हमने सेकेंड वेव में देखी कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको वाकई समस्याएं थी, बहुत सारे लोग जिनको वाकई प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि शायद उस समस्या से तुरंत नहीं जूझ रहे थे, लेकिन उनके मन में डर था, तो उन्होंने उसे कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिसिन, फेविफ्लूस, मेडिसिन, तमाम तरह की चीजें जिनको जरूरत थी वो नहीं पा पाए और लोगों ने घरों में इकट्ठा कर दिया। ये एक बड़ी समस्या थी। आप लोग इसको लेकर कैसे लोगों को ट्रेन करते हैं, माइंडसेट बदलते हैं? डॉक्टर होने के साथ साथ मुझे लगता है कि आप लोग को इसकी काउंसलिंग भी करते होंगे, तमाम लोगों को बताते होंगे। देखिए, ये जो आपने बात कही कि जो जरूरतमंद था उसके पास वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाई और लोगों ने उसको स्टोर करके रख लिया, एक थोड़ा सा स्वार्थ वाला एटीट्यूड था। उस बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहती। उसका कारण है कि लोग मेंटली इनसिक्योर फील कर रहे थे, बिल्कुल, कि पता नहीं हमारे साथ कल कुछ बुरा ना हो जाए। जी, कंटिन्यू। तो उसको सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने जो तैयारी की है, हर जिला अस्पताल में 20 बेड आईसीयू के और 20 बेड आइसोलेशन के सिर्फ बच्चों के लिए तैयार किए गए हैं। हर डिविजनल हॉस्पिटल में 40 बेड आईसीयू के और 40 बेड आइसोलेशन के तैयार किए गए हैं। लेकिन इस बार जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो गांव में तहसील में स्थित है, वहां पर भी 20 बेड्स तैयार किए गए हैं बच्चों के लिए। और ऑक्सीजन की जरूरत को मीट करने के लिए सब जगह ऑक्सीजन जनरेटर उपलब्ध कराए गए हैं। अगर कहीं नहीं है तो 5 लीटर प्रति मिनट और 10 लीटर प्रति मिनट के छोटे पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर दिए गए हैं, जिनको इधर उधर शिफ्ट करना आसान छोटा सा काम है, बच्चों का काम है। सिर्फ इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए और इतनी ऑक्सीजन तुरंत अवेलेबल हो जाएगी। तो इस बार तैयारी सिर्फ जिला स्तर पर नहीं है, इस बार तैयारी गांव में भी है, ग्रामीण अंचल में। खास तौर से वैक्सीनेशन के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने बहुत दूरदर्शिता से काम लिया है और बहुत एग्जॉस्टिव इफेक्ट उसमें चल रहा है और इसीलिए हम 8 करोड़ को पार कर चुके हैं और पहली डोज बहुत ज्यादा नंबर को दे चुके हैं।
ये डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से जो तबाही मची थी उसमें बुरा तो था कि बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन उसके बाद हमें उसका अच्छा पहलू ये देखना चाहिए कि हम लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई और जो मई से 6 महीने आगे तक, अभी अक्टूबर एंड तक सबके अंदर है। डेल्टा प्लस वेरिएंट का कुछ म्यूटेशन हुआ जी, जी। तो ही हमें दिक्कत होगी उत्तर प्रदेश म्यूटेशन में। दिक्कत पैदा कर वरना सकता नहीं है। होगी। हमारा डेल्टा प्लस के खिलाफ सबके ब्लड में मेमोरी है। आएगा अगर वही कोविड का वायरस तो फटाफट एंटीबॉडीज बन जाएंगे। सेफ अरे साइड आदमी रहेंगे, सेफ साइड बिल्कुल रहेंगे। सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, ठीक है। Mutation हमारे साथ दृष्टि से डॉक्टर ही होगा। अजय शंकर त्रिपाठी साहब भी जुड़ चुके हैं। मैम, मैं आपके पास आऊं उसके पहले मैं चाहूंगा एक कमेंट उनसे भी हो जाए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, जैसा मैम कह रही हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जो हैं कि क्या चुनौतियां थी हेल्थ सेक्टर को लेकर कोरोना काल में, और उसके बाद उससे हम कैसे उबर रहे हैं या थर्ड वेव के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तौर पर आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है, ना सिर्फ हेल्थ सेक्टर को दुरुस्त करना बल्कि सरकार की योजनाओं को और अच्छा से हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना। इस समस्या को कैसे अभी आप लोग टैकल कर रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां अचानक से ऐसी बनी थी जिसके लिए हमने कभी सोचा भी नहीं था, पूरी दुनिया ने नहीं सोचा था। जी नमस्कार। ठीक कह रहे हैं आप कि हमें जो दूसरी वेव आई जी। तो उसके बारे में एकदम अंदाजा नहीं था कि किस तरीके से इसका इफेक्ट आएगा। पहली वेव खत्म हुई मार्च के लगभग में, तो हम लोग निश्चिंत थोड़े से हुए। अचानक ये दूसरा वेव शुरू हुआ, दूसरी लहर आई और इतनी तेजी से आई कि हफ्ते 10 दिन में ही मरीजों की संख्या बिल्कुल में बिल्कुल तहाशा बढ़ गई। वो लहर नहीं कहर थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इतनी लोगों की उसमें मृत्यु भी हुई, कोई न कोई ऐसा हर घर का रहा जो प्रभावित हुआ, मृत्यु हुई। लेकिन हम लोगों ने लोकबंधु अस्पताल में इसको बहुत अच्छे तरीके से किया और इसकी काफ़ी तारीफ भी हुई। चूंकि जो अटेंडेंट थे, मरीज थे, उनका हम लोगों ने फीडबैक लिया जी। और फीडबैक लेने के बाद से उस तरीके से पर डे के हिसाब से हम लोगों ने चेंज किए अपने नियम को और उसमें सुधार उत्तरोत्तर होता गया। और हमारे यहाँ डेथ रेट भी बहुत हम लोगों ने कम रखी, काबू में रखे कि किसी तरीके से डेथ ना हो, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई। उसके लिए बहुत सारे काम हम लोगों ने किए। गार्ड को निश्चित कर दिया था कि सारी चीजें, अगर उनके पास कमांड सेंटर से लेटर न भी हो तो भी आप ट्रायज में एटलीस्ट एडमिट करके उनको ऑक्सीजन देना है। ऑक्सीजन दे देते थे तो भी काम उनका हो जाता था। ये सब काम हम लोगों ने किए। उनको खाने की व्यवस्था, बेहतर व्यवस्था कराई गई और इस तरीके से हम लोग उससे उभरे हुए हैं। अब हम लोग के पास तीसरी लहर के लिए चैलेंजेस हैं। जी। ईश्वर से कामना है बिल्कुल कि तीसरी लहर जैसी कोई चीज ना आवे, लेकिन अगर आती है तो भी हम लोग तैयार हैं। उसके बाद से हम लोग 1 महीने लगातार, जब शासन ने ये निर्देश दिया कि हम लोग का लोकबंधु मदर एंड चाइल्ड कोविड केयर सेंटर बनेगा, उसके बाद हम लोग इस पर लग गए। जैसा मैडम ने बताया कि पीडियाट्रिक वार्ड, और इस तरीके से हम लोगों ने कार्टून से आप लोगों से है कि आप लोग उसको देखिए कि किस तरीके से हम लोगों ने वार्ड बनाया है कि जो बच्चे आएंगे तो माइल्ड और मॉडरेट, सीवियर, इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग डिवीजन कर दिया है। जो सीवियर रहेंगे वो पीकू में रहेंगे, उसको भी हम लोगों ने सजाया है। जो माइल्ड रहेंगे और मॉडरेट रहेंगे 10 दिन 15 दिन हमको उनको अपने अस्पताल में रखना है। तो वो जब बुखार से ठीक रहेंगे तो हमने एक प्ले स्टेशन टाइप की जगह रखी है, वहाँ पे उनको खेलने की जगह है, उनमें उनको कलर करने के लिए किताबें, पढ़ाई के लिए, ये सब चीजें हम लोगों ने उपस्थित कराया है। जैसा अभी हमारे साथ थोड़ी देर पहले डॉक्टर सोनिया नित्यानंद उन्होंने बताया कि एक घर जैसा माहौल, और मैम भी यही कह रही थी कि एक घर जैसा माहौल देने की बच्चों के लिए तैयारी है। ये अच्छे अपने आप में अच्छी पहल है और मुझे लगता है शायद उत्तर प्रदेश इकलौता होगा जो अभी फिलहाल इस दिशा में ऐसे है, या और भी राज्य हैं या केंद्र स्तर पर ये योजना है? जो हमें जानकारी है कि केवल लोकबंधु अस्पताल में, और हमें ये काफी जो एनजीओज हैं उन लोगों ने मदद किया है, सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट किया। उन लोगों ने हमें किताबें दी हैं, कलरिंग के लिए दिया है, पेंटिंग के लिए दिया है, ये सब चीजें काफी दिया हुआ, डोनेट किया हुआ है। ये हम लोगों ने सुरक्षित यानी एक सोशल सपोर्ट भी आप लोगों को मिल रहा है एनजीओ से, अलग अलग और भी संस्थाओं से। ठीक है डॉक्टर अमिता, जो सवाल मैं कर रहा था और जैसा जवाब दिया जा रहा था कि एक थर्ड वेव की आशंका के बीच में हमारी प्लानिंग चल रही है। एक प्लानिंग हमारी हमेशा चलनी चाहिए अपने शारीरिक तौर पर, और डॉक्टर की सलाह से वो कई परिवार करते हैं, बड़े करते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं। उस दिशा में आप लोगों का हॉस्पिटल क्या कुछ कैंपेनिंग भी कर रहा है, या सरकार से कोई सहयोग लेते हुए, या सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कोई काम कर रहा है? क्योंकि उसका बड़ा असर पड़ता है। हमने सेकेंड वेव में या फर्स्ट वेव में उसको देखा था। माइनॉरिटी एक मीडिया पर्सन के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी थी, हम भी लगातार सक्रिय करते रहते थे, जागरूक करते रहते थे, लेकिन वो अगर आप लोग करते हैं तो उसका इफेक्ट और ब्रॉडर स्तर पर जाता है। जी, जो
अभी भी इस समय एक तो थोड़ा सा डेंगू इस समय हम लोग के यहाँ ज़्यादा उसके फीवर के पेशेंट बढ़ गए हैं जी। और जो भी पेशेंट आते हैं हमारे पास में ओपीडी में भी जो डॉक्टर्स बैठते हैं उनको हम लोग ये सलाह देते हैं कि वो आगे भी जिस तरह से अभी डेंगू से ग्रसित हैं लेकिन कोविड अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो कोविड के प्रिकॉशन के लिए जो भी पहले से हम लोग कहते हैं कि मास्क हमेशा पहन के रखें, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ जगहों पे अननेसेसरी ना जाएं और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपने जी। खान पान को उसको माइक थोड़ा ऊपर कर ले मैम आप। उनको गाइडलाइंस की अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वो क्या करें, अपने खाने में क्या चेंज करें और अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत आके हॉस्पिटल की सलाह लें। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, हर एक डॉक्टर जिसके पास भी पेशेंट जाते हैं या अगर एडमिट होते हैं तो उनको राउंड के टाइम पे हमारे जो फिजिशियन हैं अपनी ओपिनियन देते हैं और आगे उनको सुरक्षित और स्वस्थ रहने की सलाह वो हॉस्पिटल में हर समय उपलब्ध रहती है। ठीक है डॉक्टर अजय शंकर जी, बहुत जल्दी से एक छोटा सा ही कमेंट चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। गवर्नमेंट्स की बहुत सारी योजनाएं हैं, हेल्थ सेक्टर को लेकर इस बार कुछ तब्दीलियां की गई हैं और जो पिछला दौर हमने देखा उसमें कई अलग अलग प्रदेशों को मैं देख रहा हूं कि वहां पर उन लोगों ने, जैसे हरियाणा था उसने सबसे पहले पेंडेमिक इसको घोषित किया, उसकी फिर सेकेंड असर आया, ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में, उत्तर बड़ा प्रदेश है तो स्थिति यहाँ पर ज्यादा गंभीर दिखाई गई, लेकिन वहां पर जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी थी। उसमें आप लोग पब्लिक को, आम पब्लिक को कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं ताकि उन तक वो चीजें पहुंचे और उसका उनको लाभ भी मिले, वो भी कनेक्ट हो पाए? देखिए, जो सिस्टम बना है, जैसे उत्तर प्रदेश की स्थिति है, हम लोग कोविड के कंट्रोल के और